केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चंबल पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। सिंधिया के स्वागत के लिए शहर सज चुका है। ग्वालियर शहर में समर्थकों का हुजूम देखने को मिल रहा है और समर्थकों ने अपने नेता के अगवानी के लिए जोरदार तैयारी की हुई है। समर्थकों ने रोड शो के लिए पूरे शहर को सजाया संवारा है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे हैं। रोड शो के बहाने बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन ये देखने को मिल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर सीमा में पहुंच चुके हैं, ग्वालियर पहुंच चुके हैं, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के बाद जब वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उसके बाद अब पहली बार वे ग्वालियर पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि ग्वालियर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत सत्कार किया जा रहा है। पूरे शहर को बैनर पोस्टर से सजाया संवारा गया है। पूरे शहर में आपको पुष्प वर्षा होती हुई नजर आ रही होगी। पूरे शहर में स्वागत सत्कार उनका भव्यता के साथ किया जा रहा है। दिव्य भव्य और ऐतिहासिक स्वागत की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको अलग अलग कैमरों से कैद हुई, कहां किस तरह से उनके स्वागत चल रहा है, कहां किस तरह से उनके स्वागत में बंधनवार बनाए गए हैं, कहां उनके स्वागत में द्वार सजाए गए हैं, कहां उनके स्वागत में बैनर पोस्टर से पूरे शहर को, सड़कों को पाट दिया गया है। वो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 200 से ज्यादा स्थानों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए मंच तैयार किए गए हैं और कई जगहों पर उनके लिए द्वार सजाए गए हैं। इसके अलावा शहर के कई ऐसे स्थान हैं जहां उनके लिए विशेष स्वागत की व्यवस्था की गई है। बैनर पूरे शहर में आपको हर उस मार्ग पर लगे हुए नजर आएंगे जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला गुजरने वाला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ट्रैफिक एक साइड का पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक साइड का रूट चालू है, एक साइड जिससे काफिला गुजरना है उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ काफिले के लिए ही छोड़ा गया। तो ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने नेता का जोरदार स्वागत किया जा रहा है और इस स्वागत सत्कार में कहीं कोई कमी न रखे, इसको लेकर भी पिछले लंबे समय से तैयारियां चल रही थी और अब उसी की तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुरैना की तस्वीर भी आपके सामने है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया और अब ग्वालियर में वे प्रवेश कर चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या ताजा जानकारी, किस तरह से अब स्वागत सत्कार चल रहा है? हाँ, देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंच गए हैं और उनके साथ रथ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, राज्य सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा हैं, क्षेत्रीय सांसद विवेक सेजवलकर हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री इमरती देवी भी उनके साथ रथ पर हैं। एक तरह से जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, बिल्कुल वैसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। एक बड़ा आयोजन, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर उनके समर्थक हैं, वो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो फूलों की बारिश करें, माला पहना है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में सिंधिया के समर्थक न केवल ग्वालियर से बल्कि आसपास के अन्य जिलों से भी पहुंचे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में लगातार ये बात कही जा रही है कि वो बीजेपी में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनसे जुड़े हैं और जो भीड़ दिखाई दे रही है वो इस बात की गवाही भी दे रही है। एक भव्य स्वागत उनका ग्वालियर में किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और ये कहा है कि सभी मिलकर काम करें, क्षेत्र के विकास के लिए काम करें और जितनी भी समस्याएं हैं वो उसके निराकरण के लिए तत्पर रहेंगे। एक तरह से जो बीजेपी की कार्यकारिणी है, कम से कम सिंधिया की भाषा में तो वही दिखाई दे रही है। समर्थकों ने भले ही बड़ी संख्या में अपने अपने बैनर पोस्टर लगाए हैं, लेकिन ये रथ पर सवार जिस तरह से बीजेपी का तमाम नेता हैं, उससे ये जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर पार्टी विचारधारा ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि समर्थकों के अपने अपने नेता के प्रति उनकी आस्था। लेकिन बड़ी संख्या में सिंधिया समर्थकों को ही यहाँ पर देखा जा रहा है
हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता तो यहाँ पर मौजूद हैं और ग्वालियर सीमा में जो पहला जी। स्वागत किया जी। वो प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने किया, जो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता हैं जी। और उन्होंने अपने विधानसभा में इसका स्वागत किया। बिल्कुल, वाकई में। और यही उनके एकता का विधानसभा संदेश होती है। हमेशा जब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मंचों पर रखे, जब जब कार्यकर्ताओं के बीच रखे, वो देते हुए नजर भी आए हैं। साथ रखें विनोद, लगातार हम ये बड़ी खबर बता रखे हैं कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में प्रवेश कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार वे ग्वालियर पहुंच रहे हैं। और जब वे ग्वालियर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। शानदार स्वागत की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रखे हैं। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल को जहां जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला गुजर रहा है, वहां की तस्वीरें देखते ही बन रही है। शानदार स्वागत आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए, उसके बाद से ही इस बात के संकेत मिल रहे थे कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इंतजार थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली, उसके बाद जब वे ग्वालियर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, ऐसा नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली मर्तबा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हों, पहले भी वो केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन लंबे समय से आप कवर कर रहे हैं ग्वालियर चंबल की राजनीति को। कैसे देखते हैं पहले जब वे केंद्रीय मंत्री बने, जब वे ग्वालियर पहुंचे, और आज जो उनका स्वागत सत्कार हो रहा है, कितना अंतर नजर आता है? हाँ, देखिए, मैं बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की सरकार में भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं, केंद्र में राज्य मंत्री रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस सत्ता से चली गई, लेकिन वो लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, काम करते रहे। एक पिछला चुनाव लोकसभा का हार गए गुना से, लेकिन तब भी कोई इतनी बड़ी बात उन्होंने महसूस नहीं की। लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस पर उनकी नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। सिंधिया लगातार इस बात को कहते रहे कि वो विकास का मुद्दा लेकर जनता के बीच में है। वो लगातार ये कहते रहे कि उनका जो स्वभाव है वो जन सेवा है। बावजूद इसके कमलनाथ से उनकी कह सकते हैं कि जो असामंजस्य था वो नहीं बन पाया और उन्होंने कांग्रेस को सरकार से हटा दिया। अब जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो कैबिनेट मंत्री बनने के बाद एक बड़ी ताकत के रूप में वो उभरे हैं। पहली बार केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने हैं और यही वजह है कि उनके साथ उनके समर्थकों का जोश बढ़ गया। तमाम जो विधायक उनके साथ कांग्रेस छोड़कर आए थे वो भी सरकार में बड़ी संख्या में मंत्री बन गए। कुछ विधायक दोबारा जीत गए, कुछ नहीं जीत पाए, लेकिन आज वो हर वर्ग उनके साथ है जो कांग्रेस छोड़कर आया था। तो एक तरह से एक बड़ी भीड़ ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया के साथ थी और एक बड़ा अंतर यह दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है कि सिंधिया कितनी बड़ी ताकत ग्वालियर चंबल अंचल में रखते हैं। इस प्रदर्शन के, इस रोड शो के दौरान कहीं ना कहीं वो भी नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे पर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सिंधिया जी ने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद प्रदेश में सौगातों की झड़ी लगा दी। उनका स्वागत तो बनता है, सिंधिया जी का स्वागत बीजेपी कर रही है, इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है? कांग्रेस का कटाक्ष तो वैसे ही है जैसे जल के बोले अफीमची। सिंधिया जी ने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जिस तरह से प्रदेश को सौगातों की झड़ी लगाई, उनका स्वागत तो बनता ही है। वो ग्वालियर के हैं, ग्वालियर आ रहे हैं, वो अपने घर में आ रहे हैं, उसका अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है? आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा समेत 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। उपचुनावों के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका को खारिज कर दिया गया है। चुनाव मसले पर हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये कोर्ट ने कहा है।
चुनाव आयोग के पास चुनाव के संबंधित फैसले लेने की शक्तियां हैं। हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इसको लेकर याचिका लगाई थी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए उपचुनाव पर रोक लगाने की मांग है और उस पर कोर्ट ने इनकार कर दिया कि ये मामला चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग ही इस पर कोई फैसला कर सकता है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, एक कहीं ना कहीं ये बात कांग्रेस की तरफ से भी कही जा रही थी कि अन्य राज्यों में भी चुनाव को रखे गए, तब फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकते? इसको लेकर भी क्या कुछ फैसला होता हुआ नजर आ रहा है? और आज जो हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें ये कहा गया कि वर्तमान में कोरोना के चलते जो हालात है उसमें उपचुनाव करवाना खतरे से खाली नहीं हो सकता है, लिहाजा ये उपचुनाव को टाले जाए। इस मामले पर जब सुनवाई हुई राज्य सरकार की ओर से, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अपने अपने जवाब पेश किया है, तब उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पूरा जो मसला है ये चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार का मामला है। चुनाव कब कराने हैं, कैसे कराने हैं, किस तरह से कराने हैं, ये तमाम जो अधिकार हैं, ये शक्तियां जो हैं ये चुनाव आयोग के पास हैं, लिहाजा इस पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और ये कहते हुए हाईकोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। साफ है, इस मामले के बाद एक तरीके से कहा जाए कि उपचुनाव को लेकर जो अब तक संशय बना हुआ था कानूनी पहलू पर, कि कानूनी पहलू में ये मामला फंसा हुआ है, वो कानूनी पहलू कहीं ना कहीं हल हो गए हैं और अब उपचुनाव के अगेंस्ट किसी तरह के मामले हाईकोर्ट में नहीं रह गए हैं। एक सागर की जरूरी याचिका हाईकोर्ट में लगी है, लेकिन उसमें भी यही मांग की गई है कि मध्य प्रदेश में चुनाव कराए जाए। तो लिहाजा अब चुनाव की अड़चनों को लेकर जो कानूनी अड़चनें थी वो खत्म हो गई है। तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब बस ये सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो कब तैयारी उपचुनाव की घोषणा करती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी एक तरीके से हाईकोर्ट में कहा है कि हम चुनाव को लेकर तैयार हैं और अब देखना यह है कि उपचुनाव को लेकर राज्य सरकार कब तक बिल्कुल चुनाव आयोग किस तरह से इस पूरे मामले को अब आगे लेता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन दुर्गेश, क्या याचिकाकर्ता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है जिसने चुनाव टालने को लेकर याचिका लगाई थी? हाँ बिल्कुल, देखिए, चुनाव में मुख्य बिंदु यही, या माफ कीजिए, याचिका में मुख्य बिंदु तो यही उठाया गया था कि वर्तमान में जो कोरोना के हालात है, जो तीसरी लहर की संभावना लगातार बनी हुई है, वो संभावना जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक चुनाव ना करा जाए। तो याचिकाकर्ता ने जब कोर्ट ने ये कहा कि पूरा ये जो मसला है ये चुनाव आयोग ही तय करेगा। चुनाव आयोग भी चूंकि स्वतंत्र संस्था है और वो भी देख रहा है कि कोरोना की कब कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, तो तमाम पहलुओं को जांच पड़ताल के बाद ही चुनाव आयोग फैसला लेगा। क्योंकि ये बात खुद चुनाव आयोग ने भी पत्र के जरिए हाईकोर्ट में कहा था कि हम भी इस बात की परिस्थितियों को देख रहे हैं कि तीसरी लहर की संभावना कितनी बनी हुई है और वो कब तक खत्म होगी, उसके बाद ही हम फैसला लेंगे। बिल्कुल, यानी कि अब देखना होगा कि चुनाव आयोग किस तरह से इस पूरे मामले में अब फैसला लेता है, कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने 7 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा समर्पण अभियान की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में कुशाभाऊ जन्म शताब्दी वर्ष पर बूथ सशक्तिकरण के अभियान की व्यापक तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रदेश के महामंत्रियों की रूटीन बैठक हम लोग करते हैं। तो अभी हमारा 17 तारीख से लेकर जो 7 अक्टूबर तक का अभियान है, सेवा और समर्पण के अभियान की समीक्षा, आगामी जो हमारे कार्यक्रम हैं उनको प्रभावी तौर पर करने के लिए उसके बारे में एक तैयारी, साथ में ही संगठनात्मक काम में आगामी हमारा जो ये जन्म शताब्दी वर्ष, श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने बूथ के सशक्तिकरण के अभियान को जो लिया है उसकी भी एक व्यापक जो तैयारी हमारी है उसकी चर्चा आज इस बैठक में हुई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बीमार होने पर कहा कि जब जवान आदमी बीमार हो सकता है तो वरिष्ठ आदमी की बीमारी पर सवाल नहीं उठना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाईकमान उनकी सलाह पर निर्णय ले रहा है। कमलनाथ के कहने से पंजाब, राजस्थान और कर्नाटक में हाईकमान ने निर्णय लिया है। अब
बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश पर भी निर्णय होने वाला है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीमार हैं और उनका इलाज विदेश में चल रहा है।